नमस्कार दोस्तों विचार करिए एक ऐसे ठड़की सुल्तान की जिसने एक महिला के चक्कर में अपने राजधानी को संकट में डाल दिया। फिर भी उसने उस महिला का पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। ये अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 है। इसके पहले इस वाले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन कैसा बीता, क्या क्या कारण थे जो उसे अत्यधिक कठोर और निर्दयी बना गया, और कैसे उसने अपने रास्ते में आने वाले हर उस कांटों को उखाड़ के फेंक दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध की कहानी, उसकी मृत्यु और मलिक काफूर की भूमिका। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद ही 1298 में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। गुजरात पर आक्रमण करने का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य था। पहला वो व्यापार का बड़ा केंद्र था और दूसरा वहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए 2 दिशाओं से भेजा। पहला टुकड़ी उलुग खान के नेतृत्व में सिंध की ओर से भेजा और दूसरा टुकड़ी नुसरत खान के नेतृत्व में राजपूताना मार्ग से भेजा। गुजरात का राजा रायकर्ण अलाउद्दीन खिलजी की इस रणनीति को समझ ही नहीं पाया और डर कर भाग गया देवगिरी। गुजरात के राजा रायकर्ण के भाग जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सूरत समेत कई बड़े नगरों को लूट लिया और इतना ही नहीं, सूरत के साथ साथ सोमनाथ मंदिर को भी पूरी तरीके से लूट डाला। नगरों को लूटते लूटते नुसरत खान पहुंच जाता है खंभात की खाड़ी के पास, और खंभात की खाड़ी के पास जो बंदरगाह था वहां उसकी मुलाकात होती है एक हिजरा मलिक काफूर से। नुसरत खान को मलिक काफूर बेहद ही पसंद आया और उसने अलाउद्दीन खिलजी को तोहफा देने के लिए मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीद लिया और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। नुसरत खान का ये तोहफा अलाउद्दीन खिलजी को इतना पसंद आया कि नुसरत खान को बड़े सारे इनामों से तौल दिया। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को मलिक काफूर के साथ साथ 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए फिर से वही 2 सेनापतियों को भेजा, उलुग खान और नुसरत खान को। अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान में उसकी सेना के साथ ही था। अमीर खुसरो बताते हैं कि रणथंभौर के राजा हम्मीर देव उसने अपने किला को इतना सुरक्षित करके रखा था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1 साल तक केवल प्रयास ही करती रह गई, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन घर का भेदी लंका ढाहे वाली कहावत हर जगह फॉलो होती है और यहाँ भी हुई। हुआ ये कि हम्मीर देव का प्रधानमंत्री रणमल सत्ता की लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से हाथ मिला लिया और उसे गुप्त रास्ता बता दिया जो कि किले के अंदर जाता था। गुप्त रास्ता जानने के बाद उस रास्ते से अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई और भीतर एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें हम्मीर देव मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खान भी इस युद्ध में मारा गया। हम्मीर रासो एक इतिहासकार हैं जो कि बताते हैं कि रणथंभौर के राजा हम्मीर देव के मरने के बाद वहां की सारी राजपूत महिलाएं जो भी थी उसने अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप से बचने के लिए खुद को आग में जलाकर मार डाला, यानी कि जौहर कर लिया। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी किताब पद्मावत में लिखते हैं कि रणथंभौर के युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी को भनक लग जाती है चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की सुंदरता की। फिर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना ठड़कीपन दिखाया और चला गया चित्तौड़ युद्ध करने और किले की घेराबंदी करके बैठ गया। जबकि इसी समय 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अभियान पर था तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर मंगोल सेनापति तारगी बेग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान को नहीं छोड़ा, बोला ससुराल जाएंगे तो पद्मिनी को साथ लेकर। सोचिए कितना बड़ा ठड़की था। केवल मंगोल ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी इसी समय 1303 में वारंगल के काकतीय वंश के साथ युद्ध कर रहा था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस युद्ध में हार गई थी। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान को नहीं छोड़ा। सोचो, राजधानी संकट में, दक्षिण में सेना हार चुकी है, फिर भी एक महिला के चक्कर में पड़ा रहा। सोचो कितना बड़ा ठड़की होगा ये। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह मजबूर होकर 7 महीने बाद रसद सामग्री, युद्ध सामग्री सब खत्म हो जाने के बाद मजबूर होकर 7 महीने बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ भी सेम वही घटना घटी।
पद्मिनी समेत बाकी जो भी राजपूत महिलाएं थी सब ने जौहर कर लिया, यानी खुद को आग में डालकर मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी का पद्मिनी को पाने की इच्छा तो अधूरी रह गई, लेकिन चित्तौड़ की जीत की खुशी में उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया और खिज्र खान को वहां का राजा बना दिया। चित्तौड़ के हार जाने के बाद बाकी कुछ राजपूत राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप से बचने के लिए उसकी अधीनता स्वीकार करना ही उचित समझा और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मालवा के राजा थे महकल देव, उसने कहा नहीं, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अपने सेनापति आइना उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। शुरुआत में महकल देव ने तो आइना उल मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया महकल देव के पास रसद सामग्री, पानी का संकट और अस्त्र शस्त्र सभी समाप्त होने लगे थे, जिस कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। मालवा के हार जाने के बाद अब बाकी जो भी राजपूत राज्य बचे थे उसने अलाउद्दीन खिलजी के डर से बिना शर्त के ही अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, जिनमें उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी और जालौर जैसे राज्य शामिल थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सीवान यानी मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा शीतल देव को मार डाला। इसी बीच जालौर, जो कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिया था, उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और कर देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को सजा देने के लिए 1311 में जालौर पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा कान्हा देव को मार डाला। जालौर पर अधिकार होते ही सारे राजपूताना राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी का कंट्रोल स्थापित हो चुका था। अब उत्तर भारत पर एक छत्र राज्य था केवल अलाउद्दीन खिलजी का। इतने सारे युद्धों को लड़ने में अलाउद्दीन खिलजी का बहुत सारा धन खर्च हो गया था। अपने खाली हुए खजाने को भरने के लिए इसने फिर से एक बार दक्षिण की ओर दिमाग दौड़ाया, लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी खुद ना जाकर इस काम को पूरा करने का दायित्व अपने सबसे पसंदीदा सेनापति और प्रेमी हिजरा मलिक काफूर को सौंपा। और इसकी जानकारी हमें 3 प्रमुख किताबों से मिलती है, जिनमें पहला है जियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख ए फिरोज शाही, दूसरा है अमीर खुसरो की किताब खजायन उल फुतूह और तीसरा है इसामी की किताब फुतूह उस सलातीन। ये इतिहासकार हमें बताते हैं कि मध्यकालीन भारत का ये पहला सुल्तान था जो कि विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण की ओर जाने का प्रयास किया था। सुल्तान बनने से पहले भी अलाउद्दीन खिलजी 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन उस समय उसे देवगिरी के राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस धन के लालच में उसने आक्रमण किया था, जिसे हम इस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी के पास 2 उचित कारण थे देवगिरी पर आक्रमण करने के। पहला ये कि देवगिरी के राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से मना कर दिया था, और दूसरा ये कि गुजरात के राजा रायकन, जो कि भागकर देवगिरी पहुंचा था, देवगिरी ने उसे शरण दे दी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप 1308 या 9 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी के राजा रामचंद्र जल्द ही मलिक काफूर से हार गया और मलिक काफूर उसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस बार अपने दिमाग से काम लिया। उसने राजा रामचंद्र को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लिया और साथ ही राय रायन की उपाधि देकर उसे उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। ऐसा नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में दोस्ती जैसी कोई इच्छा थी, बस वो राजा रामचंद्र का उपयोग करना चाहता था और दक्षिण के अभियान में उससे सहायता लेना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। उधर राजा रामचंद्र इस घटना से इतना खुश हुआ कि उसने फिर कभी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध कोई विद्रोह ही नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब 1303 में वारंगल में काकतीय वंश के राजा द्वारा उसकी सेना हार गई थी। हार के इस कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 से 1310 के बीच मलिक काफूर को राजा रामचंद्र की सहायता देते हुए वारंगल भेज दिया आक्रमण करने के लिए। वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव और मलिक काफूर के बीच एक भयानक युद्ध होता है और कुछ ही समय में मलिक काफूर से प्रताप रुद्रदेव हार जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अधीनता स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप
उसने अपना एक सोने का मूर्ति बनवाया, यानी प्रताप रुद्रदेव ने अपना खुद का एक सोने का मूर्ति बनवाया और उस मूर्ति के गले में एक सोने का जंजीर डाला और मलिक काफूर को सौंप दिया। इतना ही नहीं, साथ में उसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को सौंप डाला। इसके बाद मलिक काफूर को पता चलता है कि सुदूर दक्षिण में, यानी सबसे दूर दक्षिण में, दो पांडे भाई वीर पांड और सुंदर पांडे सिंहासन के लिए खुद से आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसी बीच दुर्भाग्यवश सुंदर पांड ने अलाउद्दीन खिलजी से अपने भाई के विरुद्ध सहायता मांग ली। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और 1311 में मलिक काफूर को वहां भेज दिया। मलिक काफूर बहुत ही कम समय में पांड्यों की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया और डर कर वहां से वीर पांड्य भाग गया। मलिक काफूर ने नगरों को पूरी तरीके से लूट लिया, साथ ही मंदिरों को भी तहस नहस करके छोड़ दिया और जो भी माल उसने लूटा उसे लेकर दिल्ली वापस चला आया। मलिक काफूर तो दिल्ली वापस चला आया, लेकिन सुंदर पांडे, जिसकी सहायता के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर के वापस लौटने के बाद सुंदर पांडे का भी कुछ अता पता नहीं रहा। वो जिंदा था या मर गया, कुछ पता नहीं। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पांड्यों का गृह युद्ध और अलाउद्दीन खिलजी के हस्तक्षेप के बाद पांड्यों का राज्य बेहद ही विकट स्थिति में पहुंच गया था और 14वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे। अभी मलिक काफूर दिल्ली पहुंचा ही था कि तभी पता चलता है कि देवगिरी के राजा रामचंद्र की मौत हो गई और उसका बेटा शंकरदेव, कहीं कहीं उसे सिंहदेव कहा जाता है, वो गद्दी पर बैठ गया है और वो देवगिरी को सुल्तान के क्षेत्र से मुक्त कर लिया, यानी स्वतंत्र कर लिया और कर देने से मना कर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी का माथा फिर से ठनक गया और उसने फिर से 1303 में मलिक काफूर को देवगिरी भेज दिया आक्रमण करने के लिए। शंकरदेव की योजना मजबूत नहीं थी, जिस कारण वो मलिक काफूर से जल्द ही हार गया और उसके हार जाने के बाद मलिक काफूर ने फिर से देवगिरी में एक भयानक लूटपाट की। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मलिक काफूर देवगिरी से वापस लौटने के बाद सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर मार डाला, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के नाबालिग बेटे शिहाबुद्दीन उमर को अपने नियंत्रण में रखकर राजा के गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी और शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया। लेकिन आगे चलकर ये दारू के नशे में डूब गया और दरबार में लड़कियों के कपड़े पहनकर आना शुरू कर दिया। इसके नौटंकी से तंग आकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इसे भी मार डाला और खुद राजा बन गया। इतना ही नहीं, राजा बनने के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने खुद को पैगंबर का सेनापति कहना शुरू कर दिया, यानी भगवान का सेनापति। सोचिए, इसकी नौटंकी को देख इसका खुद का सेनापति गयासुद्दीन तुगलक ने इसे भी ठोक दिया और 1320 ईस्वी में स्थापना कर दिया तुगलक वंश का। दोस्तों, आप खिलजी वंश की कहानी को सुन चुके हैं। अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं, ये आप कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।